नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत वर्मा, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में न्यूरोसर्जन हूँ और पिछले 20 साल से ऊपर से काम कर रहा हूँ। आज हम लोग फेसबुक पे इस बात को डिस्कस करना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर से संबंधित क्या मिथक हैं और क्या उनकी सच्चाइयाँ हैं। ब्रेन ट्यूमर किसी भी एज ग्रुप में संभव है और ऐसा कहना कि ये बहुत कम होता है, ये ठीक नहीं है। पहला मिथक तो सबसे बड़ा यही है कि इसकी इंसिडेंस बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है। कम से कम 50,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में पर ईयर ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोस होते हैं, तो इंसिडेंस कम तो नहीं कहा जा सकता। दूसरा मिथक सबसे बड़ा ये है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये ब्रेन ट्यूमर होता है। ये भी गलत है। बचपन से लेके किसी भी एज तक ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं और बच्चों की एज में ब्लड कैंसर के अलावा ब्रेन ट्यूमर ही सेकंड सबसे कॉमन ट्यूमर्स है। उसके बाद दूसरा मिथक ये आता है कि ब्रेन ट्यूमर्स का किसी चीज़ों से संबंध है कि नहीं। क्या ये जेनेटिकल हो सकते हैं कि नहीं, क्या इसका रेडिएशन से कोई संबंध है, या इसका संबंध मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से है, जो पिछले कई समय से लोगों के मन में इस बात को लेकर भ्रम है, या खान पान से इसका कोई रिलेशन है। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम जेनेटिक्स पे जाएं, सिवाय कुछ सिंड्रोम्स के जिसमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एक कॉमन है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स कॉमन होते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऐसा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ट्यूमर का नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि यह किसी के फादर को कैंसर हो, तो संभव है कि उसके बच्चे को भी कैंसर होगा। दूसरा मिथक है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ है, लेकिन इसका कोई सिद्ध किया हुआ डेटा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से ब्रेन ट्यूमर्स का इंसिडेंस बढ़ता है। तीसरी चीज़ है, क्या चोट लगने से या किसी तरह के खान पान से ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना रहती है, तो ऐसा भी कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो पाया है। अब बात आती है कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है। ब्रेन ट्यूमर का जो प्रेजेंटेशन है, मरीज़ क्या लक्षण लेके आता है, उसमें सिर दर्द होना, चक्कर आना, देखने में दिक्कत, दौरा आना, चलने में समस्या, या कोई भी नया लक्षण जो बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी करके, या जैसे मरीज साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकता है, इन लक्षणों को लेके कि मरीज़ की याददाश्त कम हो रही है या चिड़चिड़ा हो गया है, इन सारे लक्षणों से भी ब्रेन ट्यूमर का संबंध हो सकता है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न का सिम्टम्स प्रेजेंट करे। बच्चों में प्रेजेंटेशन हो सकता है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, हार्मोन्स की कमी हो रही है, आँखों से देखने में दिक्कत हो रही है, या फिट्स आ रहे हैं, या जो पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर्स होते हैं सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के, वो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि चलने में दिक्कत हो रही है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्कूल का परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहा है। इन सारे मामलों में ज़रूरत होती है कि इनको अनडायग्नोज ना छोड़ा जाए। और डायग्नोसिस के लिए क्या जांचें करानी होती हैं, तो दो जांचें सबसे महत्वपूर्ण हैं। सीटी स्कैन, जिसमें प्लेन और कंट्रास्ट दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, और एमआरआई में भी प्लेन होता है और कंट्रास्ट दिया जाता है। दोनों ही बहुत ही सेफ इन्वेस्टिगेशन है, बहुत ही साधारणतया छोटे छोटे शहरों में भी उपलब्ध हैं, और इनमें डिले नहीं करना चाहिए। अब बात आती है, अच्छा एक प्रश्न और कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, इस पर विचार करें। ब्रेन ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जो रुकता नहीं है और सेल एक के बाद एक बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण मरीज को लक्षण आते हैं, या तो प्रेशर इफेक्ट आते हैं, फिट्स आते हैं, या और जिस ब्रेन के हिस्से को वो डैमेज कर रहा होता है उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट को लेके। एक जनरल धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये धारणा एकदम गलत है। ये ज़रूर है कि बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स जो सेकेंडरीज होते हैं, लाइक शरीर में किसी अन्य भाग का कैंसर हो जो ब्रेन तक चला गया हो, जो कि सबसे कॉमन ब्रेन कैंसर होता है, इसका इलाज अगर अकेला है, एक या दो सेकेंडरी हैं, तो आसान होता है।
नहीं तो ज़्यादा सेकेंडरी होने से मरीज का सर्वाइवल कम हो जाता है। लेकिन काफ़ी सारे ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज संभव है, सही वक्त पे डायग्नोसिस बना के ऑपरेशन करके उनको बचाया जा सकता है। क्या सारे ब्रेन के ट्यूमर्स कैंसर होते हैं? ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। ब्रेन के अंदर कैंसर वाले ट्यूमर्स भी होते हैं और नॉन कैंसर वाले ट्यूमर भी होते हैं। कैंसर वाले ट्यूमर में जो ग्लायोब्लास्टोमा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, ब्रेन को डैमेज करता है, जिसमें सर्वाइवल कम होता है, जिसको हम लोग ग्रेड 4 ग्लायोमा बोलते हैं। उसके अलावा नॉन कैंसर ट्यूमर्स में पिट्यूटरी एडिनोमास हैं, मेनिंजियोमास हैं, क्रेनियोफेरेंजियोमास हैं। इनकी डायग्नोसिस करके, इनको ट्रीट करके मरीज़ को बचाया जा सकता है और काफ़ी समय तक मरीज़ इन ट्यूमर से बच सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सारे बेनाइन ट्यूमर्स जो कि नॉन कैंसर ट्यूमर हैं क्या सेफ होते हैं? ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि ब्रेन में लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर बढ़ रहा है, कितना बड़ा ट्यूमर है, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। ऑपरेशन करने की कितनी आसानी से ट्यूमर निकाला जा सकता है और कितने महत्वपूर्ण पार्ट्स के ब्रेन के पार्ट्स को वो डैमेज कर रहा है, इससे भी सर्वाइवल पे फ़र्क पड़ता है। जैसे सरफेस पे ट्यूमर है, चाहे वो मेनिंजियोमा हो, जो कि आसानी से निकाला जा सकता है, जिसमें सर्वाइवल बहुत अच्छा है। बेजल मेनिंजियोमास पे या ब्रेन स्टेम के ट्यूमर्स में, इनमें सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आता है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है सर्जरी। अगर मरीज के ब्रेन को कम से कम डैमेज करके, कम से कम विक्षिप्त करके सर्जरी करके पूरा ट्यूमर निकाल दिया जाए, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अगर ट्यूमर को पूरा नहीं निकाला जा सकता, कभी और ट्यूमर बहुत बड़ा होता है, डीप हिस्से में लोकेटेड रहता है, जिसको निकालने में नॉर्मल ब्रेन के डैमेज होने की संभावना रहती है, ऐसी स्थिति में पार्शियल रिमूवल, उसके बाद रेडियोथेरेपी दी जा सकती है। और अगर वो भी संभव नहीं है तो बायोप्सी करके डायरेक्ट रेडियोथेरेपी भी दी जा सकती है। लेकिन फिर भी सर्जरी करके पूरे ट्यूमर को निकाल पाना ही सबसे अच्छा इलाज है। उसके बाद आता है रेडिएशन। रेडिएशन या तो टारगेटेड रेडिएशन हो सकता है, जिसको हम लोग गामा नाइफ बोलते हैं, या सीरोटैक्टिक रेडिएशन बोलते हैं, या फिर ब्रेन को ओवरऑल रेडिएट किया जाता है। टारगेटेड रेडिएशन बेहतर डिवाइस है, जिससे नॉर्मल ब्रेन को कम डैमेज पहुंचता है। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसका रोल है लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्यूमर्स में, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्यूमर्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का और कीमोथेरेपी का रोल है। अब क्या मरीज को ट्यूमर सर्जरी करने के बाद कितने साल तक उसकी लाइफ रहती है, या ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का ट्यूमर है, कितनी इफेक्टिव सर्जरी हो पाई है, और मरीज फॉलोअप में कितनी आसानी से आ पाता है। अगर पार्शियल सर्जरी हुई है, पूरी सर्जरी नहीं हो पाई है, तो मरीज को फॉलोअप में रखना चाहिए, और दोबारा लक्षण आने पर अगर आसानी से निकाला जा सकता है तो बाकी बचे ट्यूमर को भी निकालना चाहिए। ग्रेड 4 ग्लायोमास में, जिसको हम लोग ग्लायोब्लास्टोमा बोलते हैं, उसमें सर्वाइवल की एक निश्चित बहुत अच्छा सर्वाइवल ही रहता है। फिर भी उनमें से कुछ मरीजों को हम लोग सर्वाइवल दे सकते हैं अगर ट्यूमर पूरी तरह से एक्साइज हो गया है। दूसरी बात यह है कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं करा जा सकता कि पूरा ट्यूमर निकालने के उद्देश्य से मरीज अपंग हो जाए, या उसको चलने में ज़्यादा दिक्कत हो, या बोलने में ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्सीजन करने से भी आप नॉर्मल ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं।